प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के खास शो टाइम टू डिसाइड डेस्टिनी में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा, जिसमें आज हमारी बातचीत का मुख्य विषय है स्ट्रोक अवेयरनेस की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना। वर्ल्ड स्ट्रोक डे को लेकर हमारे साथ इस खास शो में स्ट्रोक और उससे जुड़ी तमाम बातों और जानकारियों को लेकर चर्चा होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्ट्रोक भारत में एक तेजी से स्वास्थ्य का मुद्दा बन गया है, जो अब मृत्यु का चौथा प्रमुख कारण और विकलांगता का पांचवा प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, सालाना 1.8 मिलियन जीवन को ये प्रभावित भी कर चुका है। इन आंकड़ों को देखते हुए इस बीमारी की प्रभावी रोकथाम और उपचार की रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। आपको यह भी बता दें कि इन खतरनाक आंकड़ों के बावजूद कई लोग ऐसे हैं इससे संबंधित जोखिम और परिणामों से अब भी अनजान हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वास्तव में 4 अडल्ट्स में से एक को अपने जीवन काल में स्ट्रोक का सामना करना पड़ेगा। हमारी पहल टाइम टू डिसाइड डेस्टिनी का उद्देश्य यह है कि स्ट्रोक के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित किया जाए, सूचित किया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। साथ ही इसके कारणों, लक्षणों, उपचार और विकल्पों पर भी चर्चा की जाए। समय पर इसमें किए जाने वाले हस्तक्षेप के महत्व को भी आपको समझाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि शो में हमारे साथ 3 खास मेहमान, 3 गेस्ट जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ सबसे पहले आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, दिल्ली में। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और इसके साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अंशुल जैन जी, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, जेपी अस्पताल, नोएडा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर निश्चिंत जैन जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो सबसे पहले शुरुआत में करूंगी डॉक्टर हिमांशु जी आपसे। हिमांशु जी, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक आखिर है क्या, एक आदमी इसको कैसे समझ सकता है? हाँ जी, तो स्ट्रोक को हम सबको एक चीज ये पता होती है कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक के बारे में सब लोग जानते हैं। उसी तरह से स्ट्रोक एक ब्रेन का अटैक है। जैसे हार्ट अटैक हार्ट के अंदर खून की नस के बंद होने से हार्ट अटैक आता है, ऐसी ब्रेन के अंदर खून की नस अगर बंद हो जाती है एकदम से, तो उसको हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो और स्ट्रोक के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को, ये ही हमारे इस कार्यक्रम का खास मकसद है। डॉक्टर अंशुल जैन जी से अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार स्ट्रोक के साइन क्या होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है? स्ट्रोक पहचानने के लिए हम लोग को बहुत सिंपल, हम लोग एक डिक्टम यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फास्ट, FAST। एफ मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आपके चेहरे पे आपको कोई नमनेस लग रही है, आपको झंझनाहट लग रही है, आपके चेहरे पे एक कमजोरी आ गई है, जब आप मुस्कुराते हैं तब आपका चेहरा एक साइड से टेढ़ा हो जाता है, वो स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा ए मतलब कि हम लोगों का एक साइड के हाथ में अगर कमजोरी आ रही है या हम लोग को झंझनाहट आ रही है, दैट मीन्स कि हो सकता है आपको स्ट्रोक हो रहा हो। तीसरी चीज होती है आपका एस मतलब कि स्पीच। अगर आपको बोलने में परेशानी आ रही है, हम अगर मरीज को कुछ एक नॉर्मल सेंटेंस बोलने को बोलते हैं, अगर उसकी जबान लड़खड़ा रही है या फिर वो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहा है, वो भी एक स्ट्रोक का सिम्टम होता है। और चौथा वर्ड होता है टी मतलब कि टाइम, मतलब कि अगर हम लोगों को लगता है कि मरीज को बोलने में परेशानी आ रही है, उसके हाथ या पैर में कमजोरी आ रही है या फिर उसके चेहरे पे कमजोरी आ रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी नियरेस्ट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। बिल्कुल, साइंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिम्टम पता होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका समय रहते इलाज हो सके। डॉक्टर निश्चिंत जैन जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, हमारे शरीर पर इसके इम्पैक्ट की, यानी कि इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या प्रभाव होते हैं? जो सिम्टम अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताए, उसके प्रभाव क्या होते हैं बॉडी पर? अगर हमें स्ट्रोक होता है तो दिमाग का कोई एक हिस्सा है जिसको खून मिलना बंद हो गया है, वो हिस्सा जो डैमेज हो चुका है, उसका जो भी फंक्शन रहेगा बॉडी में, वो मरीज में इफेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर चलाने के लिए जरूरी है, अगर उस हिस्से को खून मिलना बंद हो जाएगा तो मरीज का एक तरफ से हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा। स्ट्रोक में सुनने और समझने की शक्ति जा सकती है, बोलने की शक्ति जा सकती है। मरीज अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, लड़खड़ा के चलते हैं। मरीजों की आंखों की रोशनी जा सकती है।
अगर स्ट्रोक बहुत सीवियर हो तो इसके अंदर जान का भी रिस्क रहता है। सिर्फ यही इफेक्ट नहीं रहते हैं, किसी भी मरीज को स्ट्रोक होता है तो एक तरीके से उनकी उम्र 6 से 10 साल बढ़ जाती है, जिस वजह से मरीज का जल्दी, हम जिसको डॉक्टरी भाषा में कॉग्निटिव डिक्लाइन बोलते हैं, वो होता है मरीज का बातों को समझना या कोई काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट भी रहता है। बहुत लंबे समय से मरीज अगर बिस्तर पर रहते हैं, उस वजह से मरीजों का इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। पैर की नसों के अंदर खून के थक्के बन सकते हैं, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, और कई बार ये खून के थक्के टूट के फेफड़े में भी जा सकते हैं, जिससे जान का खतरा होता है। बिल्कुल, काफी खतरा अगर जान का है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमें रिस्क फैक्टर्स भी पहले से पता होने चाहिए। हिमांशु जी, आपसे मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, कैसे हमें अपने आप को हम बचा सकते हैं इससे? स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रोक के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर शुगर की बीमारी होती है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिनके अंदर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जो रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करते हैं। सेकंड चीज, आजकल के जीवन में हमने देखा है कि स्ट्रेस से रिलेटेड लोगों को स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है। चौथा, अगर हमारा खान पान अगर अच्छा नहीं है तो वो भी एक स्ट्रोक होने का कारण हो सकता है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने खान पान में हम हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, सैलेड्स का सेवन ज़्यादा करें, और शुगर का और कार्बोहाइड्रेट को जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा होता है। अभी हमने ये देखा है कि यंग लोगों में स्ट्रोक के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब अगला सवाल अंशुल जी आपसे मेरा रहेगा कि आखिर डायग्नोस कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि स्ट्रोक के ये लक्षण हैं, और आपको 100% कैसे ये पता चल पाएगा कि आपको स्ट्रोक आया है? स्ट्रोक डायग्नोस करने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होते हैं मरीज़ के लक्षण, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मरीज़ हम लोग को बताते हैं कि हम लोगों को बोलने में परेशानी हो रही है, हाथ या पैर काम करने में परेशानी हो रही है, या चेहरा टेढ़ा हो रहा है उसमें। दूसरी चीज़ हम लोगों का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग मरीज़ को एग्जामिन करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं उनके कि उनके हैंड्स में कितनी पावर है, उनको सेंसेशन या उनको हाथ या पैर में कुछ पता चल रहा है उनको या नहीं पता चल रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम लोग उसमें पेशेंट की न्यूरो इमेजिंग करते हैं। न्यूरो इमेजिंग मतलब पेशेंट का सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं, पता करने के लिए कि उसको कौन से टाइप का स्ट्रोक हुआ है, क्या वो इश्चेमिक स्ट्रोक है जिसमें ब्लड सप्लाई रुक गई है, या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें मरीज के दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, और उसका सीवियरिटी कितनी है और उसको हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करें, वो पता करने के लिए हम लोगों को सीटी स्कैन या एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आखिर कि कहीं आपको स्ट्रोक तो नहीं आया है। चलिए अब इमरजेंसी सिचुएशन की बात कर लेते हैं। निश्चिंत जैन जी, आपके पास आते हुए कि इमरजेंसी की अगर सिचुएशन आ जाती है, कभी हमें लग रहा है कि ऐसा स्ट्रोक जैसी स्थिति बन रही है, तो इमरजेंसी में क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? किसी भी मरीज को, जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया, कोई भी अगर हमें लक्षण लगता है कि हमें स्ट्रोक हो रहा है या हमारे किसी परिजन को स्ट्रोक हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में जाना है। एक बार अस्पताल में जाने के बाद इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम कंफर्म करेंगे कि ये स्ट्रोक जो है दिमाग की कोई नस बंद होने की वजह से हुआ है। कुछ मरीजों में जिनमें दिमाग में बहुत बड़ी नस बंद होती है, ऐसे मरीजों में हमें एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन प्रोसीजर करना होता है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। इसमें कैथेटर और ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए हम दिमाग के अंदर से क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। 2015 के बाद से ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। किसी भी मरीज जिसको लकवा आया है और बड़ी नस बंद है, उसकी नस को खोल देना चाहिए, चाहे हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग से खोलें या प्रोसीजर करके उसको खोलें। एक बार हमने इमरजेंसी में प्रोसीजर्स कर दिए हैं, उसके बाद ज़्यादा ध्यान ये रखा जाता है कि मरीज को वापस लकवा ना आए, जिसके लिए मरीज का अगर डायबिटीज़ है तो उसका इलाज होगा, ब्लड प्रेशर का इलाज होगा, मरीज खून पतला करने की दवाइयों पे रहेंगे, ब्लड के अंदर चर्बी के लेवल को कंट्रोल करेंगे, और जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बताया था, एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं। अगला सवाल आपसे हिमांशु अग्रवाल जी मेरा ये रहेगा कि अगर ट्रीटमेंट इसका करवाना हो किसी को,
तो कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं? लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं, किस डिपार्टमेंट के पास आपको जाना है, किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एक्यूट स्ट्रोक आया है, मतलब एकदम से किसी को घर पे स्ट्रोक आया है, तो जैसे डॉक्टर अंशुल ने बताया और डॉक्टर निश्चिंत ने बताया, किसी भी ऐसे अस्पताल में जाना जरूरी है जहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे डॉक्टर निश्चिंत ने बताया कि एक ट्रीटमेंट है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ऐसे अस्पताल में जाना फायदेमंद रहता है जहाँ पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। ये देखा गया है कि अगर स्ट्रोक के लक्षण टाइम पे अगर पहचान में आ जाए और उनको एक्यूट स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाए 6 घंटे के अंदर अंदर, तो हम 80% लोगों को स्ट्रोक के प्रॉब्लम होने से रोक सकते हैं। एक स्ट्रोक का टाइप होता है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। उसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रोक के सिम्टम आते हैं जो 5 मिनट के अंदर या 1 घंटे 2 घंटे के अंदर वो ठीक भी हो जाता है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं और उस चीज का इवेल्यूएशन कराएं कि आपको वो जो 5 मिनट 10 मिनट के सिम्टम्स आए थे वो क्यों आए थे, ताकि दूसरा मेजर अटैक आने से आप उसको रोक सकें। इसके लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, और कुछ जगह पे जहाँ पे दोनों की फैसिलिटी नहीं है तो न्यूरोसर्जन के पास भी जाया जा सकता है। जी डॉक्टर अंशुल जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इस तरह की जो बीमारी होती है, इस बीमारी को लेकर बहुत सारी मिथ होती हैं। कोई एक ऐसी मिथ जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए स्ट्रोक के बारे में? स्ट्रोक बीमारी को लेके 2-3 बहुत कॉमन मिथ्स होते हैं जनरल पॉपुलेशन में। एक, लोग बहुत कॉमन तरीके से सोचते हैं कि स्ट्रोक जो बीमारी है वो हार्ट की बीमारी है। ऐसा नहीं है। हार्ट की बीमारी की वजह से स्ट्रोक की बीमारी डेफिनेटली हाँ होती है, बट स्ट्रोक जो है वो प्राइमरीली ब्रेन की बीमारी है। उसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई के साथ या फिर ब्लड सप्लाई रुक जाती है या फिर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है उसमें। दूसरी बहुत कॉमन मिथ जनरल पॉपुलेशन में रहती है उसमें कि स्ट्रोक एक बार किसी मरीज को हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता है और मरीज जिंदगी भर पैरालिसिस या फिर बिस्तर पे रहते हैं। आज के ज़माने में अगर किसी मरीज को स्ट्रोक हो जाता है और मरीज टाइम के अंदर हॉस्पिटल आते हैं, तो जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बताया उसमें से बहुत सारे मरीज का लकवा रिवर्स हो सकता है उसमें, या फिर ट्रीटमेंट करके उसकी पैरालिसिस का जो ग्रेड जो है वो उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसमें। तो स्ट्रोक आज के ज़माने में ट्रीटेबल है। तीसरा एक बहुत कॉमन मिथ होता है जिसमें कि सोचा जाता है कि स्ट्रोक एल्डरली पेशेंट की बीमारी है, मतलब कि बहुत जो बुजुर्ग होते हैं सिर्फ उनको ही स्ट्रोक होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम WHO की स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके हिसाब से 70% ऑफ द स्ट्रोक जो है वो 70 साल से कम मरीजों में होते हैं। और आजकल हम लोग बहुत कॉमनली यंग पेशेंट्स में 30 साल में 35 ईयर्स 40 ईयर्स के पेशेंट्स को भी हम लोग स्ट्रोक देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों में होता है, यंग पेशेंट्स में भी हम लोग बहुत कॉमनली स्ट्रोक देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, क्योंकि स्ट्रोक को लेकर आमतौर पर लोगों के मन में यही धारणाएं बन जाती है लोगों के मन में कि ये हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर निश्चिंत जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर ये अवेयरनेस हम लेकर आए हैं लोगों के लिए, तो ऐसे में क्या मायने हैं इसके, जरा दर्शकों को बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वर्ल्ड स्ट्रोक डे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है जिसको यूज करके हम लोग स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं। इनफैक्ट आपके प्रोग्राम के माध्यम से भी हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि स्ट्रोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इससे लॉस ऑफ लाइफ, जान का खतरा तो होता ही है, बट उससे ज़्यादा होता है लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रह जाती है मरीज की स्ट्रोक के बाद, वो काफ़ी ख़राब रहती है। अगर हम इस बीमारी को जल्द पकड़ सकते हैं तो इसका जल्द इलाज किया जा सकता है। पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मैसेज जो हम डॉक्टरों की तरफ से जाना चाहिए कि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर है। हम लोग अगर एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, रेगुलरली अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखते हैं, रेगुलर डॉक्टर विजिट्स रखते हैं, तो हम लोग स्ट्रोक होने का चांस मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे शुरू में बताया गया था कि 4 में से 1 मरीज को स्ट्रोक होने का लाइफ टाइम रिस्क रहता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका मरीज को और उनके परिजनों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रिवेंशन करना इस बीमारी के लिए सबसे बेटर रहेगा। और अगर किसी को ये स्ट्रोक हो जाता है
तो उसे जल्दी रिकग्नाइज कर एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में पहुंचना, जहां पर बेस्ट पॉसिबल उपचार पेशेंट को जल्द से जल्द मिल सके, उससे पेशेंट की डिसेबिलिटी मिनिमाइज होती। जी, हिमांशु अग्रवाल जी, अगला सवाल मेरा आपसे, बीपी के साथ क्या कनेक्शन है? क्या बीपी इसके रिस्क फैक्टर्स बढ़ा देता है स्ट्रोक के? जरा बताइए दर्शकों को। हाँ जी, तो बीपी जिनका बहुत लंबे समय तक हाई होता है उनको स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी जो खून की नसें होती हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं बनी होती हैं, तो अगर खून की नसों में हाई ब्लड प्रेशर बहुत टाइम तक रहता है तो धीरे धीरे उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जमने के साथ साथ उनकी खून की नसों की जो वॉल होती है उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को उनसे जाने में दिक्कत आती है और आगे जाके आपके स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके अंदर हेमरेज वाला स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको हम सरल भाषा में ब्रेन हेमरेज वाला स्ट्रोक बोलते हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ब्रेन हेमरेज के चांसेस स्पेशली एल्डरली लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि ठंड का टाइम आ रहा है, ठंड में जिनको बीपी की बीमारी होती है उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो घर पर रेगुलरली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। और ठंड आने के साथ अगर उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को मॉडिफाई करें ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो पाए। इसलिए हमने ये देखा है कि ब्रेन हेमरेज के मामले ठंड आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और स्पेशली वो मरीजों के अंदर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और जो दवाई खाते हैं, ठंड के टाइम पे स्पेशली वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उनका ब्लड प्रेशर दवाइयाँ खाने के बावजूद भी बढ़ तो नहीं रहा है, और ऐसा अगर हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए और ब्लड प्रेशर की दवाइयों को उस तरीके से मॉडिफाई कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो पाए। जी, और अब बात स्ट्रोक की रिकवरी की करते हैं। डॉक्टर अंशुल जी से अगला सवाल मेरा रखेगा कि स्ट्रोक की रिकवरी में रिहैबिलिटेशन की क्या भूमिका है? देखिए, स्ट्रोक रिकवरी में रिहैबिलिटेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अनुमान देखा गया है कि मरीज़ जब कोई स्ट्रोक के मरीज़ होते हैं, जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनको लगता है कि हॉस्पिटल के अंदर जितना ट्रीटमेंट हुआ वही ट्रीटमेंट है, उसके आगे फिर मरीज़ का आगे कुछ ज़्यादा इलाज नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है। रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रोक का, जो कि स्पीच फिजियोथेरेपी जो होती है, हैंड्स या लिम्स की फिजियोथेरेपी होती है, उसमें स्ट्रोक से रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये फिजियोथेरेपी सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आपके जब घर के या फिर आपके आसपास की फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे, वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी करा के स्ट्रोक से रिकवरी बहुत फास्ट होती है उसमें, और मरीज़ के आउटकम बहुत बेटर होते हैं फिजियोथेरेपी से। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजियोथेरेपी स्ट्रोक ट्रीटमेंट का। जी, लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल हर बीमारी के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को आगे जी पाएं। निश्चिंत जी, आपसे यही सवाल मेरा रहेगा कि स्ट्रोक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सिंपल चीज़ें, जैसे दिन में 30 से 45 मिनट की वॉक हफ्ते में एटलीस्ट 5 बार सब लोगों को करनी चाहिए। हरी फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। नमक दिन में 1.5 से 2 ग्राम से कम लेना चाहिए। अगर हमें बीपी की शिकायत है तो हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, उसकी दवाइयाँ नियम से लेनी है। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमें अपना ब्लड शुगर और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, उसकी भी दवाइयाँ नियम से लेनी है। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें वज़न कम करना है। एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जी, अब बढ़ती हूँ आगे, और डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी, आखिर में एक संदेश हम आपसे जानना चाहेंगे इस बीमारी को लेकर। कोई एक ऐसा संदेश जो आप दर्शकों के साथ इस कार्यक्रम के जरिए साझा करना चाहते हैं? ये स्ट्रोक के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, जैसे स्टार्टिंग में ये बताया गया था, अगर आप फास्ट को याद रखते हैं, फेस, आर्म, स्पीच, अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर को या आपके फ्रेंड को इनमें से 3 कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, या कोई भी सिम्टम अगर आपको दिमाग में डाउट ही हो रहा है कि ये स्ट्रोक तो नहीं है, तो आप जल्दी से उनको किसी भी डॉक्टर के पास या फिर पास के स्ट्रोक रेडी अस्पताल के पास लेके जाइए।
उसका एवेल्युएशन कराइए। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उसको स्ट्रोक ना हो, लेकिन अगर स्ट्रोक होगा तो टाइम पे उसको ट्रीटमेंट मिलने से आगे उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना जरूरी है, और अगर स्ट्रोक है तो टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से बगल के स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएं। जी डॉक्टर अंशुल जी, अगर आप कोई खास संदेश हमारे दर्शकों के लिए या मरीजों के लिए देना चाहें। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पे मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हम अपनी हेल्थ अपने हाथों में लें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम लोग को स्ट्रोक ना हो। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के हम लोग चाहें कि हम लोग को रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम लोगों को ब्लड प्रेशर या शुगर की परेशानी है तो हम उसको रेगुलरली चेक कराते रहें, उसको हम लोग कंट्रोल में रखें। अगर हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो हम लोग स्मोकिंग बंद करें। अगर हम लोगों का वज़न ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो हम उसको कंट्रोल करें। हेल्दी लाइफस्टाइल जी के हम अपने आप को स्ट्रोक होने का रिस्क बहुत कम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उस पे मेरा तो संदेश यही है कि हम लोगों को अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम स्ट्रोक का रिस्क कम कर पाएं अपना। जी, और निश्चिंत जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर आपके मन में भी कुछ हो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता को बताना, दर्शकों को बताना। मेरे दोनों दोस्तों ने, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर अंशुल ने बहुत सरल भाषा में समझाया है कि स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसका आज की तिथि में इलाज पॉसिबल है, कंप्लीट इलाज पॉसिबल है। अगर हम इस इलाज को जल्द से जल्द करते हैं तो मरीज को स्ट्रोक से जो प्रॉब्लम होनी है उसको हम बहुत ज़्यादा घटा सकते हैं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हमें स्ट्रोक हो रहा है या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को स्ट्रोक हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। जल्द से जल्द एक ऐसे अस्पताल में जाना है जहां पर स्ट्रोक का पूरा उपचार मिल सकता है। जी, तो सभी डॉक्टर्स ने, तीनों जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने स्ट्रोक को लेकर हमें और दर्शकों को ढेरों जानकारियां दी, इससे बचने के भी आपने उपाय बताए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। स्ट्रोक के विषय में काफी गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली। अब आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।